हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि ये आपका लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद बॉटनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो इसी टॉपिक पर आती है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये अपने आप में पूरा टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा और एक दो बार आपको रिवाइज करना होगा, फिर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी तो नाम से ही क्लियर हो गया, बहुत सारे एम्ब्रियो। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग एक सीड को देखते हैं तो एक सीड के अंदर आपको एक एम्ब्रियो मिलता है। तो यूजुअली एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वही होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। अभी आपको ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी तो सुनो ध्यान से। एपोमिक्सिस को आप इस तरह से कहो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। अब देखो क्या है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे वाइटल इवेंट क्या पढ़ रखा है, फर्टिलाइजेशन, और हम आपसे कह रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होगा तो एपोमिक्सिस होगी। इसका मतलब है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब है कि यहां पर सीड का तो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन देन द फिनोमेना इज नोन एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसने इस लाइन का इस्तेमाल क्यों किया है, उसने मिमिक वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि एपोमिक्सिस से जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एपोमिक्सिस से सीड बनेगा और सीड किससे बनता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग सीड फॉर्मेशन जैसे इवेंट को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आप यहां से इस बात को समझ लो कि एक ऐसा भी फिनोमेना है जिससे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसी फिनोमेना को, उसी इवेंट को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। अभी आप लोग एपोमिक्सिस को डिटेल में पढ़ोगे। तो एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच हाइड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हाइड कर रहा है। तो हाइड वाली बात क्यों लिखी है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही है। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल बेसिक सी बात क्या है, बेसिक सी बात यह है कि अगर नेचर में कभी भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको हमेशा ये नहीं सोचना है कि सीड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। हमें ये सोचना है कि सीड का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सीड फॉर्मेशन हमेशा इस बात की इंश्योरिटी, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हुआ है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी वजह से अगर आपको ध्यान हो तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में या कई बार हमने आपको पढ़ाया है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इवेंट बताओ जिससे हमेशा इस बात की गारंटी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या होता था, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन जैसा इवेंट अगर प्रेजेंट होगा तभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोचोगे, और अगर ऐसा इवेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर हो गई बात? तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्लियर हो गया। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्लियर हो गया। अब आप बताओ कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर
प्रोजेनीज का फॉर्मेशन होगा तो प्रोजेनीज किसके आइडेंटिकल होगा, तो प्रोजेनीज जो है वो अपने पेरेंट से क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और अगर प्रोजेनीज पेरेंट के आइडेंटिकल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोन, ठीक है। और क्लोन का मतलब सबको पता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो यहीं से हम लोगों को थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को क्या करना होगा, समझना होगा, टर्म्स को समझना होगा। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट का मतलब अक्सर, फ्रिक्वेंटली मिलने वाली एपोमिक्सिस। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस के आगे हमने लिखा है यूजुअली। इसका मतलब है कि ये वाली जो एपोमिक्सिस है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, यही नेचर में आपको यूजुअली मिलता है, मतलब जनरली मिलता है। और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो होता है वो नॉन फ्रीक्वेंट है। इसका मतलब है कि वो आपको अक्सर क्या कहते हैं, नेचर में ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आपको फ्रीक्वेंटली, आपको अक्सर नेचर में अगर एपोमिक्सिस ऑब्जर्व होगी तो मोस्टली कौन सी ऑब्जर्व होगी, रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस के आगे हमने क्या लिख दिया, यूजुअली। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझो। एपोमिक्सिस दो तरह का है, एक केस है रिकरेंट और एक केस है नॉन रिकरेंट। दोनों में मैकेनिज्म का फर्क है, अभी हम वो चीजें आपको क्लियर करेंगे। रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंटली मिल जाए, और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब है जो फ्रीक्वेंटली ना मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखें कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस को हम रिकरेंट एगैमोस्पर्मी भी कह सकते हैं। तो अगर आपको एक टर्म में मिले एगैमोस्पर्मी तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो एगैमोस्पर्मी का क्या मतलब है, एगैमो, गैमो का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, और एगैमो का मतलब क्या हो गया, विदाउट फ्यूजन। स्पर्मी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो एगैमोस्पर्मी विदाउट फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो बिना फ्यूजन के सीड का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एगैमोस्पर्मी कहेंगे। इसका मतलब है कि एपोमिक्सिस को, जिसे हम लोग कहते थे ना फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो एपोमिक्सिस को जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस एपोमिक्सिस को हम लोग क्या कह सकते हैं, एगैमोस्पर्मी। तो एपोमिक्सिस को हम एक दूसरा टर्म क्या दे सकते हैं, एगैमोस्पर्मी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एगैमोस्पर्मी दो टाइप की है, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब जो यूजुअली ऑब्जर्व होगा, नॉन रिकरेंट का मतलब है जो रेयरली ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब हम लोग के दिमाग में बार बार ये क्लिक कर रहा होगा कि रिकरेंट और नॉन रिकरेंट के बीच में जो डिवीजन किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया है, दोनों को अलग क्यों किया गया है। तो दोनों में कुछ मैकेनिज्म का क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। अब अगर हम आपको बिल्कुल एक बेसिक सा फर्क बता दे, बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक ऐसा आपको फर्क बता दे जिससे ये चीज आपको बहुत आसान लगने लगे, तो देखो क्या है। हम लोग जनरली सोचते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने नेचर में जनरली देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो जाइगोट और एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, वो डिप्लॉइड होती है। ऐसा हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट डिप्लॉइड है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो एम्ब्रियो होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात तो ये क्लियर है कि जो एम्ब्रियो है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। सीड के अंदर कैसा एम्ब्रियो होना चाहिए, तो सीड के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक केस ऐसा है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद होगा वो डिप्लॉइड होगा, और एक केस ऐसा है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद होगा वो कैसा एम्ब्रियो होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, ठीक है। तो सीड के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो और सीड के अंदर हैप्लॉइड एम्ब्रियो। अब देखो कैसे। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस यूजुअली एपोमिक्सिस होती है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, मतलब सीड का फॉर्मेशन होगा और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, तो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, अच्छा ये बात आप लोग पहले से क्लियर रखो कि जब तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉइड होगा, और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होगा वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो अगर ये बात हमारे दिमाग में आ गई ना तो हम लोगों को मैकेनिज्म समझने में क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग बहुत लंबे समय तक चीजों को भूलने वाले नहीं है। फिर से सुनिए,
रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। मतलब आप रिकरेंट का मतलब है यूजुअली है, ठीक है, तो यूजुअली क्या होगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा। और जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, नॉन रिकरेंट का मतलब ही हमने आपसे कहा कि जो आपको फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आप सोचो ना कि एम्ब्रियो को डिप्लॉयड होना चाहिए, एम्ब्रियो हैप्लॉयड नहीं होता है, तो रेयरली ही एम्ब्रियो हैप्लॉयड होगा। और जब रेयरली एम्ब्रियो हैप्लॉयड होगा तो हैप्लॉयड एम्ब्रियो बने और फिर सीड का फॉर्मेशन हो तो फिर वो किस में आ जाएगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में आ जाएगा। अभी तो आपके दिमाग में ये बात चली गई। अभी ये बातें हम आगे और क्या कहते हैं स्लाइड को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या क्या क्लियर हो गया, आपको एपोमिक्सिस क्लियर हो गया। एपोमिक्सिस को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। आपको रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट वर्ड का मतलब पता लग गया, ठीक है। फिर दूसरी बात हम लोगों ने कि रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट के बीच में जो हमने आपसे कहा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, तो फंडामेंटल डिफरेंस है एम्ब्रियो की प्लॉइडी को लेकर। अगर ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपको इसके जो टाइप्स है वो बड़ी आसानी से कैच कर लोगे, ठीक है, ग्रेस्प कर लोगे। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी जो अक्सर मिलेगा उसमें एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा, और जो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी है वो रेयर होगा, उसमें एम्ब्रियो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या आते हैं, अब हम लोग सीधे एक्सप्लेन करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस को, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी को, ठीक है। अब देखो इसके आगे हमने क्या लिख दिया, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी एपोमिक्सिस है, ना तो यहाँ मियोसिस होगा ना तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए एक बात तो पहले से ही समझ लो, ये बात तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एपो का मतलब आप क्या समझो, विदाउट, और मिक्सिस का क्या मतलब समझो, मिक्स होना, ठीक है, मतलब फ्यूज होना। तो एपोमिक्सिस के टर्म में ही छिपा हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, एगैमो विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी सीड का फॉर्मेशन। तो एपोमिक्सिस एगैमोस्पर्मी जो टर्म है उसके अंदर ही छिपा हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन तो नहीं होना। अब चाहे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी हो चाहे नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी हो, सब जगह फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तब तो फिर एपोमिक्सिस सेक्सुअल की कैटेगरी में चला जाता। तो ये जो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट है ना, ये तो हम लोग खुद से समझ सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं मियोसिस पर। अब हमने लिखा है नो मियोसिस। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो आपको पता है ना, आपने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, आपने देखा सबसे पहले जैसे अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होगा, उससे मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, फिर हैप्लॉइड मेगास्पोर से हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, और उसी हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड एग होगा, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट होगा। ये बात आपको पता है, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो अगर आपका दिमाग काम करने लग रहा होगा ना, बहुत तेज अगर आपका दिमाग काम करेगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस, आपको पता है इन दोनों केस में फर्टिलाइजेशन तो किसी में नहीं होगा, वो एपोमिक्सिस टर्म में छिपा हुआ है। अब मियोसिस पर फोकस करो, एक में मियोसिस होगा और एक में मियोसिस नहीं होगा। तो अगर तुम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अभी हमने तुमसे कहा यहाँ पर एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड, यहाँ पर एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर एम्ब्रियो को डिप्लॉयड रखना है तो मियोसिस कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हम आपसे क्या कह रहे हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड को लाने के लिए मियोसिस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों को मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में सोचें तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन तो दोनों में नहीं होगा, और रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता है और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस होता है, ठीक है। और इस बात को आपने किससे कनेक्ट किया, तो इस बात को आपने इससे कनेक्ट किया, हमने आपसे कहा बस तुम इतना ध्यान रखो कि इसमें एम्ब्रियो डिप्लॉयड और इसमें एम्ब्रियो हैप्लॉइड। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, यूजुअली एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है तो यूजुअली रिकरेंट है, तो इसका मतलब एम्ब्रियो डिप्लॉयड, और नॉन रिकरेंट नॉन यूजुअली है तो नॉन यूजुअली है, तो रेयरेस्ट केस में एम्ब्रियो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। हर चीज अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल करते चले जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब चलिए रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
रिकरेंट एपोस्पोरी के 3 केस हैं, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, अगर देखा जाए तो सब कुछ नाम में ही छिपा रहता है, अभी हम आपको नाम से ही सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो अब हम लोग रिकरेंट एपोमिक्सिस को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिप्लोस्पोरी है, एपोस्पोरी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में आपको क्या क्या पता है? आपको ये पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और आपको ये भी पता है कि मियोसिस नहीं होगा, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो कैसा एम्ब्रियो होगा, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अब देखो डिप्लोस्पोरी के केस में क्या होता है। तो डिप्लोस्पोरी के केस में क्या होता है, तो यहाँ पर हम सीधे फीमेल पेरेंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है, एग से ही होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन एग से ही होता है। तो हम लोग किस पर फोकस करेंगे, तो हम लोग फोकस करेंगे फीमेल पेरेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर ओव्यूल है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, तो अगर आप देखो ना, अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको मैकेनिज्म बताने की भी जरूरत नहीं है। हम रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाना है, फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। तो आपको पता है यहाँ पर किस तरह की फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, डिप्लॉयड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। और डिप्लॉयड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कब होगा, जब डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कब होगा, जब मेगास्पोर डिप्लॉयड होगा। ठीक है, और मेगास्पोर डिप्लॉयड कब होगा, जब मियोसिस नहीं हुई होगी। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मियोसिस जैसा इवेंट नहीं होता है। फिर भी अगर आपको उस तरह से डिफिकल्ट लग रहा है तो आप भूलिए, इस तरह से देखो। तो डिप्लोस्पोरी के केस में क्या होता है, सबसे पहले ओव्यूल होता है। ओव्यूल में आपको पता है ना, कोई एक सेल आर्की स्पोरियल सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। ये मैकेनिज्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो किसकी तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। और इस मेगास्पोर मदर सेल में यूजुअली क्या हुआ करता था, तो मेगास्पोर मदर सेल में यूजुअली क्या हुआ करता था, नॉर्मली मियोसिस होती थी और 4 मेगास्पोर बनते थे, 3 डीजनरेट हो जाते थे, 1 फंक्शनल रहता था। और वो हैप्लॉइड मेगास्पोर से ही हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता था। उसके अंदर हैप्लॉइड एग रहता था। ठीक है, और उस हैप्लॉइड एग को जब मेल गैमीट आकर फ्यूज करता था तब जाकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता था। आपको पता है यहाँ फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होना नहीं है और एम्ब्रियो को कैसा रखना है, डिप्लॉइड रखना है। तो इसका मतलब है कि एग को फ्यूज करने के लिए मेल गैमेट आने वाला भी नहीं है, और एग से ही एम्ब्रियो बनाना है। और एग से अगर एम्ब्रियो बनाना है तो फिर इसका मतलब है कि एग को कैसा होना चाहिए, डिप्लॉयड होना चाहिए। और एग कब डिप्लॉयड होगा, जब डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट होगा। डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट कब होगा, जब डिप्लॉयड मेगास्पोर होगा। और डिप्लॉयड मेगास्पोर कब होगा, जब मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो, ओव्यूल में आर्कीस्पोरियल सेल, उसमें आर्कीस्पोरियल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। और यही मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बिहेव्स लाइक मेगास्पोर। यहाँ किसी तरह की मियोसिस नहीं होगी और मेगास्पोर मदर सेल ही किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मेगास्पोर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी मेगास्पोर, इस डिप्लॉयड मेगास्पोर से, इसी डिप्लॉयड मेगास्पोर से डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो फीमेल गैमेट होगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एम्ब्रियो होगा, तो ये एम्ब्रियो भी कैसा होगा, तो ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। ऐसा कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, तो ऐसा ऑब्जर्व होता है पार्थेनियम ग्रास में, एस्टेरेसी फैमिली में। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि अगर फीमेल गैमेट से सीधे प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आपने हनी बी के केस में जूलॉजी में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पर जो ड्रोन था वो फीमेल गैमेट से सीधे डेवलप हो जाता था। ठीक है, लेकिन फीमेल गैमेट वहाँ पर हनी बी के केस में हैप्लॉइड था, तो ड्रोन भी हैप्लॉइड था, तो वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। लेकिन यहाँ पर फीमेल गैमेट डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड फीमेल गैमेट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये भी एक तरह से पार्थेनोजेनेसिस है। तो अगर हम सोचते हैं, अगर हम इसको फोकस करें, तो ये एक तरह से डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का भी केस है। ठीक है, तो अब आपको डिप्लोस्पोरी समझ में आ गया। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होना है, तो डिप्लोस्पोरी में ओव्यूल है, आर्कीस्पोरियल सेल डिप्लॉइड है, फिर मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, मियोसिस नहीं कराना। ठीक है, देखो अगर आप खुद सोचो ना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना नहीं है, अगर आपने मियोसिस करा दिया तो फीमेल गैमेट हैप्लॉइड हो जाएगा, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड हो जाएगा तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड हो जाएगा।
जाएगा। हमने आपसे कहा रिकरेंट के केस में एम्ब्रियो को डिप्लॉयड रखना है, और अगर एम्ब्रियो को डिप्लॉयड रखना है तो फीमेल गैमेट को डिप्लॉयड रखना है, तो फीमेल गैमेटोफाइट को डिप्लॉयड रखना है। इसका मतलब है कि मेगास्पोर को भी कैसा रखना है, डिप्लॉयड रखना है। इसका मतलब है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी। ठीक है, तो अगर देखा जाए डिप्लोस्पोरी के नाम पर अगर हम फोकस करें तो डिप्लॉयड स्पोर, तो यहाँ पर डिप्लॉयड स्पोर से डायरेक्टली क्या बन जाता है, डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब देखो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है यही बिहेव करने लगती है मेगास्पोर की तरह। इसका मतलब है डिप्लॉयड मेगास्पोर बना। कैसा है मेगास्पोर बना? डिप्लॉयड मेगास्पोर, और फिर उससे डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड गैमेट बन गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब एक केस है एपोस्पोरी। एपो का क्या मतलब होगा? एपो का मतलब होगा विदाउट, और स्पोर का मतलब होगा स्पोर फॉर्मेशन। अब अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं और अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, नहीं भी पढ़ते और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी का मतलब स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होना है। ठीक है, बिना स्पोर का फॉर्मेशन हुए डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? तो देखो, अगर एम्ब्रियो बनाना है तो डिप्लॉयड एग लाना है। ठीक है, डिप्लॉयड एग लाना है, और डिप्लॉयड एग लाना है तो डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट लाना है, और डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट लाना है तो फिर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम लोगों ने किससे पढ़ा है? मेगास्पोर से पढ़ा है, तो डिप्लॉयड मेगास्पोर होना चाहिए। अगर डिप्लॉयड मेगास्पोर आ गया तब तो फिर स्पोर डिप्लॉयड हो जाएगा, तो वो केस डिप्लोस्पोरी का हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होना है, इस केस में मेगास्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक है, इस केस में जो न्यूसिलस और एंटुगमेंट होते हैं, आपको पता है ना ओव्यूल में न्यूसिलस होता है, एंटुगमेंट होता है, तो न्यूसिलस और एंटुगमेंट खुद कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, और न्यूसिलस और एंटुगमेंट से ही डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो न्यूसिलस एंटुगमेंट डिप्लॉयड होता है, उससे जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड होगा, और फीमेल गैमेट। तो ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, ये सब अब जो भी आप एपोमिक्सिस पढ़ रहे हो ना, इसको कभी भी यूजुअल केसेस कंसीडर मत करना। जैसे आप लोगों ने पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको आप मेंटेन रखो कि स्पोर से ही गैमेटोफाइट बनता है। ये सारे जितने भी केसेस हैं ये एबनॉर्मल केसेस है। जैसे जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो ना तो आप देखते हो ना कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो ये सारे जो सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं ना, ये सारे एबनॉर्मल केसेस है। ठीक है, यूजुअली सेल डिवीजन कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो इन सारे केसेस के बेसिस पर आप कॉन्सेप्ट डेवलप मत करना। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट को आप खराब मत करना। जो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, फिर उससे हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये सारे इवेंट तो आप एज इट इज ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जेनेटिक्स में आप डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे एबनॉर्मल केसेस देखते हो। तो आज आप अपने दिमाग में एक बात और बैठा लो, ये बैठा लो कि हमेशा ही मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक केस ऐसा भी है जहां पर बिना मेगास्पोर बने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो आपने ओव्यूल देखा है, तो आपने ओव्यूल की बॉडी देखी है, और उस ओव्यूल की बॉडी में आपने एंटुगमेंट्स देखे हैं, ओव्यूलर मास आपने न्यूसिलस देखा है, और न्यूसिलस जो ओव्यूलर मास होता है, जो एंटुगमेंट होता है, उन सब की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम लोग ओव्यूल की प्लॉइडी को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। ओव्यूल क्यों डिप्लॉइड होगा? क्योंकि एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, वो डिप्लॉइड है, तो इसका मतलब है कि उसका जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो सब डिप्लॉइड होगा, ओव्यूल डिप्लॉइड होगा। ठीक है, एंटुगमेंट डिप्लॉइड होगा, न्यूसिलस डिप्लॉइड होगा, आर्कीस्पोरियल सेल डिप्लॉइड होगा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा। जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक सब कुछ क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। आपको पता है हैप्लॉइड जनरेशन कहां से स्टार्ट होती है? मेगास्पोर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि न्यूसिलस एंटुगमेंट डिप्लॉइड है, और जब न्यूसिलस एंटुगमेंट डिप्लॉइड होती है उनसे डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाए? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, डिप्लॉइड फीमेल गैमेट बन जाएगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर से डिप्लॉइड फीमेल गैमेट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो, इसका मतलब डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का केस हो जाएगा, रेनन+ इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इस पर कैसे हम ध्यान रखना है, इसमें ऑब्जर्व करो कि यहां पर किसी भी तरह से मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब यहां पर स्पोर या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं बनी है। इसी वजह से एपोस्पोरी, एपो का मतलब विदाउट, स्पोरी का मतलब स्पोर फॉर्मेशन, बिना स्पोर फॉर्मेशन के। ठीक है, आपको क्या करानी है? एपोमिक्सिस करानी है। तो बिना स्पोर फॉर्मेशन के एपोमिक्सिस जब भी करानी हो तो एपोस्पोरी सोचना है, एपोस्पोरी इसका मतलब है कि बिना क्या कहते हैं?
स्पोर फॉर्मेशन के क्या कराना है, तो एपोस्पोरी का मतलब, एपो का मतलब विदाउट, स्पोरी का मतलब स्पोर फॉर्मेशन, विदाउट स्पोर फॉर्मेशन के क्या कराना होगा, तो विदाउट स्पोर फॉर्मेशन के हमको डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना है। तो ऐसे केसेस में डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट को हम सीधे न्यूक्लियस एंटोगमेंट से डेवलप करा देंगे, ठीक है। और एक थर्ड केस है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हम लोग स्पोरोफिटिक बडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस क्या होता है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में अब देखो एडवेंटिव में एडवेंटिव आ गया, एडवेंटिव का क्या मतलब हो गया, झूठा, फॉल्स, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो, ठीक है। तो एडवेंटिशियस एम्ब्रियो आप किसको कहना पसंद करोगे, अब आप देखो ना, जहां पर भी एम्ब्रियो जो है वो सीधे बन रहा है, ठीक है, बिना फ्यूजन के बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एम्ब्रियो को ट्रू एम्ब्रियो नहीं कह सकते। अगर हम ट्रू एम्ब्रियो कहना चाहें तो हम किसे कह सकते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियो। सबसे पहले आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा तो वो एक तरह से ट्रू एम्ब्रियो की कैटेगरी में आएगा। या फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो बने तब भी उसको एक तरह से हम लोग ट्रू लाइक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में न्यूक्लियस और एंटुगमेंट्स की जो सेलें हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट भी नहीं बनाएंगे, और बिना फीमेल गैमेटोफाइट, बिना फीमेल गैमेट बनाए न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की जो सेलें हैं वही क्या करने लग जाती हैं, डिवाइड करने लग जाती हैं और एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम दिखाएं, अभी हम आपको पॉली एम्ब्रियोनी का भी केस बताएंगे, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी के केस में अगर हम आपको एक पहले से डायग्राम दिखा दें तो इस डायग्राम को देखो, इसमें ये एंटुगमेंट है और इस एंटुगमेंट में देखो क्या हुआ है, एंटुगमेंट की सेल ने डिवाइड करके क्या बना दिया है, एम्ब्रियो बना दिया है। तो इस तरह के एम्ब्रियो को हम एंटुगमेंट्री एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ सब क्या है बताओ, न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस की सेल प्रोलिफरेट होकर क्या बना दिया है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना दिया है। ये भी अपने आप में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो एक तरह से ट्रू जाइगोटिक एम्ब्रियो है। बाकी ये जो न्यूक्लियस और एंटुगमेंट सीधे एम्ब्रियो को बना रहे हैं, सीधे एम्ब्रियो को बना रहे हैं, मतलब फीमेल गैमीट का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम लोग एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कहते हैं। और इस तरह से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और अगर किसी भी तरह से ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप ये मत समझना कि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन का वेट करता है, ठीक है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमेशा वेट नहीं करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तब तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो सकता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। वही केसेस हम लोग देख रहे हैं एपोमिक्सिस से, ठीक है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हम लोग फिर से वापस पहुंचते हैं। तो अगर हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में फिर से वापस पहुंचे तो अब आपको समझ, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी तुरंत समझ जाओ, टर्म से एडवेंटिव लिखा है, एडवेंटिशियस। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आप ये समझ लो कि ऐसे केस में फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और फीमेल गैमेट नहीं बनेगा मतलब फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बना तो मतलब मेगास्पोर, मदर सेल, मेगास्पोर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर एम्ब्रियो कैसे बन सकता है, तो न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की सेलें जो है, तो ओव्यूल है और उसमें न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की सेलें जो है वो सीधे किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग। और जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जहां पर भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस होता है ना, वहां पॉली एम्ब्रियोनी भी है। अभी हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था ना, तो उसमें आप देखो ना, न्यूक्लियस से भी एम्ब्रियो बन जाता है, एंटुगमेंट से भी एम्ब्रियो बन जाता है। इसका मतलब सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाएगा। तो सीड के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाएगा तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अगर है तो फिर आपको पॉली एम्ब्रियोनी का केस जरूर मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो एपोस्पोरी है, डिप्लोस्पोरी है, वो एपोमिक्सिस का तो केस है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पॉली एम्ब्रियोनी का केस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से एम्ब्रियो किस केसेस में बनता है, सिट्रस के केस में, मैंगो के केस में। एंटुगमेंट से एम्ब्रियो किस में बन सकता है, स्पाइरेंथस के केस में एंटुगमेंट से क्या बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है। ये बात क्लियर हो गई।
तो जल्दी से अगर हम लोग रिवाइज करें तो देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। रिकरेंट जो अक्सर होता है, नॉन रिकरेंट जो रेयर होता है। रिकरेंट अक्सर में डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, नॉन रिकरेंट में हैप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हैप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नॉन रिकरेंट में होना है तो इसका मतलब वहां मियोसिस होगी, लेकिन रिकरेंट में मियोसिस नहीं होगा। और बात रही फर्टिलाइजेशन, तो एपोमिक्सिस का मतलब ही होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एपोमिक्सिस का मतलब ये हम कह सकते हैं एगैमोस्पर्मी, सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? नेक्स्ट, अब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में 3 केसेस देखे, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। नाम से क्लियर है, डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉयड स्पोर बनेगा, तो इसका मतलब है कि हम आर्कीस्पोरियल सेल बनाएंगे, फिर मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल ही डायरेक्टली बिहेव करेगा मेगास्पोर की तरह, और उसी से बन जाएगा डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड फीमेल गैमीट, और डिप्लॉयड फीमेल गैमीट ही डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं करना है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल ही मत लेकर आना, मेगास्पोरी मत लेकर आना, आर्कीस्पोरियल भी मत लेकर आना। तो फिर उस केस में ऐसा कैसे होगा, फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो न्यूक्लियस और एंटुगमेंट सीधे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंटुगमेंट पहले फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और उसके अंदर जो डिप्लॉयड फीमेल गैमीट है वो जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी दोनों ही केस डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, क्योंकि वहां पर फीमेल गैमीट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। अब लास्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस नहीं है, क्योंकि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में सीधे न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, डिवाइड होकर एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना देगी, जिसे हम लोग एम्ब्रियो की तरह क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और इस तरह से एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जहां पर हमें ऑब्जर्व होती है वहां पर हम लोगों को पॉली एम्ब्रियोनी भी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और एंटुगमेंट से अगर डिवीजन करके सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग। और जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी किसका केस हो जाएगा, एपोमिक्सिस का केस हो जाएगा। और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जब है तो न्यूक्लियस और एंटुगमेंट दोनों की सेलें साथ साथ एक ही टाइम पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक नहीं कई सारी न्यूक्लियस की सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वहां पर आपको पॉली एम्ब्रियोनी भी मिलेगा, ठीक है। तो सिट्रस और मैंगो का केस हो गया, स्पाइरेंथस का केस हो गया, ये एपोमिक्सिस का भी केस हो जाएगा और पॉली एम्ब्रियोनी का भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो नॉन रिकरेंट का मतलब जो कभी कभी मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है, एपोमिक्सिस है। हमने आपसे कहा है कि नॉन रिकरेंट में आपको सोचना क्या है, तो नॉन रिकरेंट के केस में आपको सोचना क्या है, जो आप सोचोगे ना तो उसके बाद आपको मैकेनिज्म को तो करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सोचना क्या है, आपको सोचना ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होना है, हैप्लॉइड। तो आप दिमाग लगाओ, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनना है, ठीक है। तो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट आना चाहिए, हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट आना चाहिए। हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड मेगास्पोर आना चाहिए, और हैप्लॉइड मेगास्पोर आएगा तभी जब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस। इसका मतलब है कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस होगा। तो ओव्यूल है, आर्कीस्पोरियल सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा, हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। कैसा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। और उस हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड एग होगा और हैप्लॉइड एंटीपोडल और सिनर्जिड होगा। जब हैप्लॉइड एग से सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो ये पार्थेनोजेनेसिस होगी, और इसे हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्योंकि आप देख रहे हो ना ये यहाँ पर कैसा है, एन है, और एम्ब्रियो भी कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें एक दूसरा केस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोगेमी। तो अगर एंटीपोडल और साइनर्जिड, तो एंटीपोडल और साइनर्जिड से सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोगेमी। और एपोगेमी का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑर्किड है, ठीक है। तो नॉन रिकरेंट क्लियर हो गया ना। नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड आपको क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, तो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनाना है, तो हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बनना चाहिए। इसका मतलब हैप्लॉइड मेगास्पोर बनना चाहिए, मतलब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, ठीक है। तो
तो इसका मतलब है कि नॉन रिकरेंट गैमेटोस्पर्मी में मियोसिस होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एपोमिक्सिस का मतलब ही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो साइनर्जिड है, एंटीपोडल्स है, और कौन है बताइए, फीमेल गैमीट है। तो अगर फीमेल गैमीट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो फीमेल गैमीट से एम्ब्रियो बनना, तो ये तो पार्थेनोजेनेसिस का केस है। अब हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से एम्ब्रियो बन रहा है तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का केस है। और अगर एंटीपोडल और साइनर्जिड से बनेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे एपोगैमी, ठीक है। तो उसे हम लोग एपोगैमी कह देते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट गैमेटोस्पर्मी क्लियर हो गई। आपको डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्लियर हो गया, और आपको यहाँ पर हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी क्लियर हो गया। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस है ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक क्रिएट करता है। तो आप लोग जितनी भी बातें हमने बोली इसको बार बार सुनना, आपके दिमाग में बहुत आराम से बहुत फिक्स हो जाएगा। और हमने तो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट दिए हैं कि अगर आप बिना पढ़े केवल टर्म्स के बारे में सोचो ना, तो आप केवल टर्म को अगर फोकस करोगे ना, सोचोगे, तो आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हमने आपको पॉलीएम्ब्रियोनी का तो केस क्लियर कर दिया। जनरली एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन आपने देखा कि कई बार क्या हो सकता है कि एक ही ओव्यूल या एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो हो सकते हैं, उस केस को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अभी आपने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस देखा था, स्पोरोफिटिक बडिंग का केस देखा था, जहां पर न्यूक्लियस और एंटुगमेंट से सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, और हमने आपसे कहा था उस केसेस में क्या होगा कि एक एम्ब्रियो नहीं कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो वो केस होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां तो यूजुअली पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म के केसेस में, कुछ केसेस में, जैसे सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, पीनट हो गया और टोबैको हो गया, वहां पर क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया है, किसमें, सिट्रस में। अच्छा, अभी सिट्रस में जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब आपको समझ में आता है ना। न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है न्यूसिलस की सेल किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो में। अभी तो हमने आपको बताया सिट्रस और मैंगो के केस में न्यूसिलस की सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, स्पाइरेंथस के केस में एंटुगमेंट्री सेल से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। तो न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस मैंगो, ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस में न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी देखा था। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड, कुछ एंजियोस्पर्म में होगा, ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म में होता है। ये बात क्लियर है, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमने एंटुगमेंट से भी एम्ब्रियो बनाया है, यहाँ पर हमने न्यूसिलस से भी एम्ब्रियो बनाया है। और आपको पता है, ये मत सोचना कि जहां पर पॉलीएम्ब्रियोनी है, जहां पर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, तो वहां पर सारे एम्ब्रियो एडवेंटिव होंगे। न्यूसिलस से जो बनेगा, एंटुगमेंट से बनेगा, वो एडवेंटिव होगा। लेकिन यहां पर ये वाला जो एम्ब्रियो है, जिसे हम जाइगोटिक एम्ब्रियो कह रहे हैं, उसे हम ट्रू एम्ब्रियो। इसका मतलब आप एक बात और समझना, पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में क्या हो सकता है, पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में सीड के अंदर जब कई सारे एम्ब्रियो होते हैं तो वहां पर ट्रू एम्ब्रियो भी हो सकता है और एडवेंटिव एम्ब्रियो भी हो सकता है, ठीक है। जाइगोटिक एम्ब्रियो भी हो सकता है और न्यूसिलर या एंटुगमेंट्री एम्ब्रियो भी मौजूद हो सकता है। तो ये आपको पॉलीएम्ब्रियोनी का डायग्राम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो एपोमिक्सिस का क्या कोई एप्लीकेशन हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा इस पर एनालिसिस करेंगे। एपोमिक्सिस का क्या एप्लीकेशन है, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका बहुत एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री की कहानी समझते हैं। आपको पता है हम लोग हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप करते हैं, और हम लोग हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप करते हैं क्योंकि उसमें अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और वो जो हाइब्रिड वैरायटीज को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट पेरेंट को क्रॉस करा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक सुपीरियर वैरायटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर वैरायटी हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे हम लोग बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सुपीरियर वैरायटी को बड़ी मेहनत से बनाते हैं। काफी टाइम लग जाता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। ये सुपीरियर वैरायटी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर वैरायटी है, इसको हम लोग क्या कराएंगे, तो इसी सुपीरियर वैरायटी के सीड किसानों को दे दिए जाते हैं, फार्मर्स को दे दिए जाते हैं, और फार्मर उन सीड को ग्रो कराता है, तो सुपीरियर वैरायटी क्या करती है, ग्रो करती है।
ठीक है। अब आपको पता है क्या, अगर ये जो सुपीरियर वैरायटी है, अगर हम सोचे कि क्या हम इसके सीड का इस्तेमाल कर सके इसी की जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो अब आप फिर से सोचो कि क्या ये पॉसिबल है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है सीड का फॉर्मेशन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। अगर मानो ये जो सुपीरियर वैरायटी है इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और इसने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और तब इसने सीड का फॉर्मेशन किया, तो आपको पता है उस सीड के अंदर जो प्रोजेनी है, जो एम्ब्रियो है, ठीक है, या उस सीड को जब हम जर्मिनेट कराएंगे तो जो प्लांट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोजेनी हो गया, और ये क्या हो गया? पेरेंट हो गया। और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में प्रोजेनी जो होती है वो अपने पेरेंट से क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर सेक्सुअल, इस हाइब्रिड वैरायटी ने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड का फॉर्मेशन किया, तो इसका मतलब है कि उस सीड को ग्रो कराएंगे, उस सीड को ग्रो कराने पर जो प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि जो सुपीरियर कैरेक्टर इसके पास होंगे वो सुपीरियर कैरेक्टर इसी की प्रोजेनी के पास नहीं होंगे अगर प्रोजेनी का प्रोडक्शन किससे हुआ है? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मियोसिस होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सारे इवेंट वेरिएशन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, जिसको आप लोग जेनेटिक्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ते हो, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो अपने पेरेंट से क्या होगा? डिफरेंट, मतलब अपने पेरेंट से वेरिएशन को शो करेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को जेनेटिक्स से, ठीक है, और भी प्रीवियस लेक्चर से आपको ये बात क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, ये सारे इवेंट्स होने की वजह से प्रोजेनी में वेरिएशन आ जाता है। हाइब्रिड इंडस्ट्री में हाइब्रिड वैरायटी के सीड का इस्तेमाल, हाइब्रिड वैरायटी से ही जो सीड बनेगा उसका इस्तेमाल अगर हम फिर से इस हाइब्रिड वैरायटी को ग्रो कराने में करेंगे तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये जो सीड का प्रोडक्शन करेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी बनती है वो अपने पेरेंट से डिफर कर जाती है। इतनी तो बात बेसिक सी है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, हम लोग जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप कर देते हैं, अगर मान लो किसी तरह से इस हाइब्रिड वैरायटी को हम लोग एपोमिक्टिक बना दें, ठीक है। आपको पता है एपोमिक्सिस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स है सबके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीन। तो अगर हम लोग किसी भी तरह से ये जो सुपीरियर वैरायटी है, इस सुपीरियर वैरायटी में अगर हम लोग एपोमिक्सिस का जीन क्या करा दें? इंट्रोड्यूस करा दें। तो अगर हम लोग एपोमिक्सिस का जीन इंट्रोड्यूस करा देंगे तो फिर ये सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन फिर ये सीड का फॉर्मेशन कैसे करेगा? एपोमिक्सिस से करेगा। और अगर एपोमिक्सिस से इसने सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट किया तो आपको पता है कि एपोमिक्सिस से अगर सीड का फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसका जीनोटाइप अपने पेरेंट जैसा ही होगा, और उसकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। इसका मतलब है कि फिर प्रोजेनी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो तो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर एपोमिक्सिस से इसने सीड का प्रोडक्शन किया तो प्रोजेनी में कैरेक्टर एज इट इज क्या रहेंगे? मेंटेन रहेंगे। इसी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग एपोमिक्टिक जीन को क्या कर सके? ढूंढ सके, ठीक है। और एपोमिक्टिक जीन को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, और हाइब्रिड वैरायटी को एपोमिक्टिक भी बनाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने हाइब्रिड वैरायटी को एपोमिक्टिक बना दिया तो फिर हम लोगों को हर साल हाइब्रिड सीड को बनाने की जरूरत लैब में या फिर रिसर्च फील्ड में नहीं पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये बातें हमने लिखी भी और क्लियर हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज, पहली बात है कि हाइब्रिड वैरायटी का हम लोग कल्टीवेशन क्यों करते हैं? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। वन मेजर प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल हमको, किसान को हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं। मतलब जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो हर साल हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वही क्रॉस करा के फिर सिलेक्शन करा के बड़ी मेहनत से हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों उनको हर साल हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है? क्योंकि जो प्लांट, हाइब्रिड सीड को ग्रो कराने से जो प्लांट बनेगा
वो जब सीड बनाएगा तो उसके सीड का इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किसान को बार बार नए सीड खरीदने पड़ते हैं, बार बार। एक साल उसने नए सीड खरीदा, प्लांट ग्रो कराया, अब उस प्लांट ने जो सीड बनाया वो सीड किसान के लिए कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। तो फिर किसान जाएगा और फिर क्या कहते हैं, नए हाइब्रिड सीड खरीद के लाएगा, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो जो रिसर्च क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा, उन हाइब्रिड सीड को हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, ठीक है, बिकॉज इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड वैरायटी, क्योंकि अगर सीड को हाइब्रिड वैरायटी से कलेक्ट करके ग्रो कराया गया, देन हाइब्रिड कैरेक्टर्स आर नॉट मेंटेन्ड, हाइब्रिड कैरेक्टर्स इसके मेंटेन नहीं रहेंगे, दे सेग्रीगेट इन सक्सेसिव जनरेशन, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर आपको कंफ्यूज करेगा, इसका क्या मतलब है, तो आपने खूब जेनेटिक्स पढ़ी है, इसको सीधे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जोड़ना, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब रिकॉम्बिनेंट से आप क्या करना, लिंक कर देना। तो अगर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है तो इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर को आप रिकॉम्बिनेंट वाले पॉइंट से कनेक्ट कीजिए, सोचिए। Hence to obtain higher yield, hybrid seeds have to be produced every year. तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हर साल हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। Hence if these hybrids are made into apomicte, अगर इन हाइब्रिड को apomicte बना दिया जाए, then there is no segregation of character in the hybrid progenies in further generation. तो further generation में segregation of character नहीं होगा। सीधी बात है कि अगर आप एपोमिक्सिस से सीड बनाने लग जाओगे तो एपोमिक्सिस तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इस तरह से एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, कंप्लीट। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एपोमिक्सिस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, अगर हम लोग हाइब्रिड वैरायटी को एपोमिक्ट बना ले गए तो ये हम लोगों के लिए क्या साबित होगा, एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा, ठीक है। हम लोगों को हर साल जो नए सिरे से हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है वो करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे एंडोस्पर्म को लेकर और बातों को लेकर, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसको भी आपको बता देते हैं। एक इफेक्ट है जीनिया इफेक्ट, जीनिया, ठीक है। तो जीनिया किसको कहते हैं, क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का अगर इफेक्ट एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म में पड़ता है, तो अगर पॉलन ग्रेन अपना इफेक्ट एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म में डालता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। अभी आप पूरा केस देखोगे फिर समझ जाओगे। देखो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में अगर पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट का इंपैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है इस इफेक्ट को हम लोग क्या जानेंगे, किस तरह से जानेंगे, जीनिया। अब देखो एक केस क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सिनगैमस पार्ट, सिनगैमस का मतलब है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फिनोटाइप ऑफ एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म के फिनोटाइप पर भी पॉलन का इंपैक्ट आता है तो उसे हम लोग जीनिया कंसीडर करेंगे। अब देखो क्या केस है, जैसे अगर हम लोग मेज है, मेज के एंडोस्पर्म को देखेंगे तो मेज का जो एंडोस्पर्म का कलर है वो येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, दोनों जेनेटिकली कंट्रोल है। येलो के लिए कैपिटल वाई और व्हाइट के लिए क्या होता है, स्मॉल वाई। अब जैसे मेल पेरेंट की प्लॉइडी कैपिटल वाई है और फीमेल पेरेंट में उसी बात के लिए जीन क्या है, स्मॉल वाई है। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म का। तो अगर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो आपको पता है ना एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का अगर फॉर्मेशन होता है तो आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन से होगा। और ट्रिपल फ्यूजन में याद करो, ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट दो फीमेल गैमेट, तो दो फीमेल गैमेट, तो स्मॉल वाई हमने दो फीमेल गैमेट से ले लिया और मेल गैमेट से कैपिटल वाई ले लिया। तो इस तरह से ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये होगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है, तो इसका फिनोटाइप एक कैपिटल वाई है, दो स्मॉल वाई है, इसके बावजूद भी इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है, इसका फिनोटाइप येलो आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों को सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसका इंपैक्ट आया है, पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट आया है। तो अगर पॉलन ग्रेन एंडोस्पर्म के कलर को डिसाइड कर रहा है तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मेटाजीनिया।
मेटाजीनिया के केस में क्या होता है कि अगर पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट सिनगैमस पार्ट के अलावा किसी और पार्ट में आए, सिनगैमस में एम्ब्रियो आता है, एंडोस्पर्म आता है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को छोड़ दो, अगर पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट जैसे फ्रूट के साइज में आए, है ना, फ्रूट का साइज बड़ा और छोटे में उसमें पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट आए, या मैच्योरेशन टाइम में, फ्रूट के मैच्योरेशन टाइम में पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट आए, तो अगर ऐसे केसेस में जब पॉलन ग्रेन का इंपैक्ट आता है तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजीनिया। ठीक है, तो मेटाजीनिया इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द सिनगैमस पार्ट। जैसे इन डेट पाम के केस में पॉलन इफेक्ट करता है फ्रूट के साइज को, ठीक है, या फिर मैच्योरेशन टाइम को, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजीनिया। समझ गए ना। जीनिया के केस में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में पार्ट आएगा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में इंपैक्ट आएगा, और मेटाजीनिया के केस में क्या हो जाएगा, आउटसाइड एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में इंपैक्ट आएगा, मतलब ओवरी में इंपैक्ट आएगा, फ्रूट में इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आउटसाइड द सिनगैमस पार्ट पॉलन का इंपैक्ट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाजीनिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये केस लिख देगा कि डेट पाम के केस में जो पॉलन ग्रेन है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, साइज ऑफ फ्रूट को अफेक्ट कर रहा है, तो ये जीनिया है कि मेटाजीनिया, तो आप समझ जाना। मोज़ेक एंडोस्पर्म, कई बार जब एंडोस्पर्म को देखेंगे ना तो हमको डिफरेंट कलर पैचेस नजर आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग को 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नजर आएंगे। ऐसे अगर हम लोग यूजुअली देखें तो आप जब भी एंडोस्पर्म देखोगे तो यूनिफॉर्म एक जैसी सेलें नजर आएंगी। अगर आपको 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स या 2 डिफरेंट कलर पैचेस नजर आते हैं तो उस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे, मोज़ेक एंडोस्पर्म। ऐसा किस में होता है, तो ऐसा मेज में होता है और किस में होता है, टोमेटो में होता है। रूमिनेंट एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म की जो सरफेस होती है वो रफ होती है तो उसे हम लोग रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहते हैं। सुपारी में होता है, बीटल एरिकेसी फैमिली। इफ सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म इज रफ, एग्जांपल बीटल, और बीटल एरिकेसी फैमिली होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट देखो, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है और बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ऐसे जगह पर सवाल पूछना खूब पसंद करता है। एंड्रोजेनिक प्लांट, एंड्रोजेनिक प्लांट को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहले आप सोचो एंड्रोजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन, कुछ भी पढ़ने से पहले उसके टर्म में आप एंटर किया करो। एंड्रोजेनिक, तो देखो एंड्रो में एंड्रो वर्ड आ गया, जेनिक वर्ड आ गया। ठीक है, ऐसा प्लांट, जेनिक मतलब जो जनरेट होगा, जिसकी ओरिजिन क्या होगी, एंड्रो होगी, मेल पार्ट होगी, एंड्रोसियम होगी, और एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट यहाँ पर कौन करता है, स्टमेन, और स्टमेन का फर्टाइल पोर्शन कौन होता है, एंथर। ठीक है, तो एंड्रोजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट जिसका प्रोडक्शन हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू करें। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो एंड्रोजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन है ये हम लोग टिश्यू कल्चर में करते हैं। आपको याद है प्रीवियस क्या कहते हैं चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाया था, हमने आपको एक्स प्लांट पढ़ाया था। हमने कहा था प्लांट का कोई पार्ट ले लिया जाता है जिसे एक्स प्लांट कहते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट लिया जा सकता है, एपिकल मेरिस्टेम लिया जा सकता है। ठीक है, यहां तक कि उसका रूट लिया जा सकता है, उसका लीफ लिया जा सकता है, कोई भी पार्ट लिया जा सकता है, यहां तक कि उसका स्टमेन, एंथर का भी कोई पार्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर टिश्यू कल्चर में एक्स प्लांट के रूप में एंड्रोसियम का पार्ट इस्तेमाल होता है तो फिर उससे जो प्लांट बनेगा उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोजेनिक प्लांट कहेंगे। ऐसा प्लांट जिसकी ओरिजिन किससे हुई है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हुई है। ठीक है, अब ये जो एंड्रोजेनिक प्लांट है, समझ गए ना, एंड्रोजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन हम लोग कहां करते हैं, टिश्यू कल्चर में। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करेंगे, एंड्रोजेनिक प्लांट के केस में टिश्यू कल्चर को ही हम लोग क्या टर्म दे दे, एंथर कल्चर दे दे। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में टिश्यू कल्चर आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो रहा होगा। तो याद करो टिश्यू कल्चर में होता क्या था, ये प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट अलग करते थे, उसको एक्स प्लांट बोलते थे, और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते थे, वो ग्रो करके कैलस बना लेता था। फिर उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से हम लोग एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस शूट बना लेते थे, और फिर उसको ले जाकर क्या कहते हैं, फील्ड में ग्रो करा लेते थे। ये बात आपको ध्यान आ रही होगी। तो क्वेश्चन ये कि जो एक्स प्लांट है वो कौन है। अगर एक्स प्लांट मेरिस्टेम है तो मेरिस्टेम कल्चर, अगर जो एक्स प्लांट है वो एंथर का पार्ट है तो उसे हम लोग एंथर कल्चर कह देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग एंथर कल्चर करेंगे, जब हम लोग एंथर के पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट को बनाएंगे तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कह देंगे, एंड्रोजेनिक प्लांट कह देंगे। ठीक है,
अब मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि एंड्रोजेनिक प्लांट हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। अब पूरा चैप्टर पढ़ते समय आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो डेवलप ही हो गया होगा, कैसे हैप्लॉइड भी हो सकता है, कैसे डिप्लॉइड भी हो सकता है। अब देखो, जो एंड्रोसियम है, जो एंथर है, तो एंथर की जो दीवारें हैं, है ना, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टैपिटम का एक न्यूक्लियस हो गया, है ना। चलो टैपिटम को तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, उसमें आपने देखा पॉलीप्लॉइडी वगैरह भी ऑब्जर्व होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इन सब की जो सेलें हैं, ठीक है, तो इन सब की जो सेलें हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो अगर हमने एंथर की वॉल को एक्सप्लांट की तरह इस्तेमाल किया तो जो प्लांट बनेगा वो कैसा प्लांट बनेगा, डिप्लॉइड प्लांट। तो डिप्लॉइड प्लांट तब बनेगा जब एक्स प्लांट के फॉर्म में हमने किसका इस्तेमाल किया होगा, एंथर की वॉल का, तो डिप्लॉइड प्लांट बन जाएगा। लेकिन आपको पता है ना, एंथर के अंदर अगर मान लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, और उसी माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर माइक्रोस्पोर का और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है और हमने एक्स प्लांट के रूप में माइक्रोस्पोर को सेलेक्ट किया, ठीक है, एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक्स प्लांट के फॉर्म में माइक्रोस्पोर को सेलेक्ट किया, ये पॉलिन ग्रेन को सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये तो हैप्लॉइड है। तो अगर माइक्रोस्पोर से हम नया प्लांट बनाएंगे तो हैप्लॉइड प्लांट बनेगा, ठीक है। तो फिर अगर एक्स प्लांट माइक्रोस्पोर या पॉलिन है तो उससे हैप्लॉइड प्लांट। तो आप समझ जाना कि जो एंड्रोजेनिक प्लांट होते हैं, तो एंड्रोजेनिक प्लांट जो होते हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने एंथर के किस पार्ट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से एंड्रोजेनिक प्लांट को गुहा एंड महेश्वरी ने थ्रू एंथर कल्चर क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जीनिया समझ में आ गया। जीनिया में पॉलिन का इंपैक्ट किस में होगा, एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म में होगा। मेटाजीनिया में क्या हो गया, तो ओवरी, फ्रूट के साइज, है ना, फ्रूट के मैच्योरेशन टाइम पर अगर पॉलिन का इंपैक्ट होगा तो उसको हम लोग मेटाजीनिया कहेंगे। मोज़ेक एंडोस्पर्म समझ गए, अगर आपको डिफरेंट कलर पैचेस 2 टाइप की सेल्स मौजूद नजर आती हैं एंडोस्पर्म में, तो मोज़ेक एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म की सरफेस रफ होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोमिनेंट एंडोस्पर्म कहते हैं, बीटल या एरिकेसी फैमिली में। और एंड्रोजेनिक प्लांट, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, आप समझ गए होंगे। एंड्रोजेनिक प्लांट, अगर प्लांट की ओरिजिन एंड्रोसियम से हुई है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हुई है, एंथर से हुई है, अगर टिश्यू कल्चर में एंथर कल्चर कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर उस तरह के क्या कहते हैं प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोजेनिक प्लांट कहेंगे, जिससे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हैप्लॉइड अगर एक्स प्लांट कौन होगा, कोई हैप्लॉइड सेल है जैसे माइक्रोस्पोर या पॉलिन, और अगर हमने एंथर वॉल या एक्स प्लांट के फॉर्म में हमने किसी डिप्लॉइड सेल का इस्तेमाल किया तो हम लोग डिप्लॉइड एंड्रोजेनिक प्लांट को क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जल्दी से बता दो, सबसे इस चैप्टर का जो सबसे टेक्निकल टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, अब तुम लोगों को एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कराते हैं। एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसी भी तरह का एपोमिक्सिस है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल आग बंद करके बैठा लो, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो। तो पहले पॉलीएम्ब्रियोनी आसान वाला है, उसको हटा देते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी में एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो। अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो में ट्रू एम्ब्रियो और एडवेंटिव एम्ब्रियो दोनों हो सकते हैं, या हो सकता है वो कि ट्रू एम्ब्रियो ना ही बने, सिर्फ एडवेंटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की सेलें सीधे प्रोलिफरेट होकर एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो उसको वहां पर फिर एक सीड के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस और एंटुगमेंट की सेलें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जब हम ऐसे सीड को जर्मिनेट कराएंगे तो प्लांट एक ही बनेगा, एक ही एम्ब्रियो फंक्शनल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीडलिंग। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्लियर हो गया। सिट्रस और मैंगो में न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी आपने देखा, ठीक है। फिर स्पाइरेंथस के केस में आपने एंटुगमेंट्री पॉलीएम्ब्रियोनी आपने देखा, क्लियर होगी बात। तो पॉलीएम्ब्रियोनी को हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में एक रिकरेंट है, एक नॉन रिकरेंट। रिकरेंट जो अक्सर ऑब्जर्व होगी, नॉन रिकरेंट जो है जो हमें रेयर ऑब्जर्व होगी। तो रेयरली कब ऑब्जर्व होगा, जब एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एम्ब्रियो हैप्लॉइड हम लोग भी नहीं सोचते हैं। तो अगर एम्ब्रियो हैप्लॉइड है तो फिर वो रेयर केस है, और एम्ब्रियो डिप्लॉइड है तो वो यूजुअल केस है किसका, एपोमिक्सिस का, ठीक है। अब एम्ब्रियो अगर डिप्लॉइड है तो फीमेल गैमेट को भी डिप्लॉइड होना चाहिए, या एम्ब्रियो को डिप्लॉइड सेल से डेवलप होना चाहिए। तो फीमेल गैमेट से अगर डेवलप होना है तो फीमेल गैमेट से अगर सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस
मीन्स स्पोर बनते हुए भी हो सकता है, बिना स्पोर के हो सकता है। स्पोर बनते हुए कहाँ होता है? डिप्लोस्पोरी, और बिना स्पोर के कहाँ होता है? एपोस्पोरी, ठीक है। और एक होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसमें न्यूक्लियस और एंटोगमेंट सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा आते हैं नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट में क्या होता है? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एग से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एक केस होता है एपोगेमी, एपोगेमी में सिनर्जिड और एंटीपोडल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट क्लियर हो गए। रिकरेंट में डिप्लॉयड एम्ब्रियो, नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड एम्ब्रियो। दोनों के केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये जो रिकरेंट वाला केस है यहाँ पर मियोसिस भी नहीं होगा, और ये जो नॉन रिकरेंट वाला केस है यहाँ हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनना है तो यहाँ मियोसिस होगा। ये रिकरेंट के केस में डिप्लोस्पोरी, तो डिप्लोस्पोरी के केस में डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, वही डिप्लॉयड मेगास्पोर, डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड फीमेल गैमेट और उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो। एपोस्पोरी, तो एपोस्पोरी में डिप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं होना है, एपोस्पोरी विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर न्यूक्लियस और एंटोगमेंट सीधे डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, डिप्लॉयड फीमेल गैमेट, और सीधे क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो। फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यूक्लियस और एंटोगमेंट सीधे एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो बनने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नॉन रिकरेंट एगोस्पर्मी, यहाँ पर क्या होगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा, फिर हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, और उस हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट में एग से अगर डेवलप होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और सिनर्जिड और एंटीपोडल से अगर डेवलप होगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? एपोगेमी कह देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आर्य सर हूँ। अब अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट पैनल में आप मुझे क्या कहते हैं रेफर करते हुए आप अपने किसी भी तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी किसी भी तरह की क्वेरी को भेज सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।